जैसे मैं बता रहा था कि आज तक जितना क्लासेस जितना हमने लिया सब एक्सटेम्पर लिया, आते थे जो मन में आता था बोलते थे। इस बार मैंने 2-4 पॉइंट लिख के लाया हूँ, तो मेरे को ही नर्वस फील हो रहा है पहली बार। जब तक एक्सटेम्पर था तब तक सब अच्छा था। चलो ठीक है, हम आज जो है बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक क्लासेस का कुछ ना कुछ हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगा था कि सारे क्लास हम लोग लेते हैं, तो इसको क्यों नहीं हम लोग जो है वो एक यूट्यूब के माध्यम से अपलोड भी करें। कि हसन और ये सब लड़कों को जब देखा तो मुझे लगा कि ऐसे और भी कितने लड़के रहेंगे जिनको आज ना कल ना परसों कभी ना कभी इस तरह का कोर्सेज का ज़रूरत होगा, तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, कैसे होता है। बिकॉज हम लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री है, जिसका नॉलेज ही बहुत कम लोगों को है। हम लोग ही गांव में बोलते क्या करता है, तो कभी कभी बता ही नहीं पाते क्या करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला कि कोरियर करता है। हाँ कोई बोलता है कोरियर करता है, कोई बोलता है ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आयात निर्यात को सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट में क्या करते हैं, आयात निर्यात को हम लोग लॉजिस्टिक करते हैं। लॉजिस्टिक का जो एक्चुअल लिटरल मीनिंग भी जो है ना वो सपोर्ट होता है। कि किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने वाला जो डिवीज़न होता है वो लॉजिस्टिक होता है। ठीक है, वो चाहे वो आयात निर्यात का हो या डिफेंस में भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, जो सारा लॉजिस्टिक खाना पीना वेपन्स एमुनिशंस वो सब सप्लाई करता है अपने बॉर्डर पे या जहाँ पे भी ज़रूरत है। जैसे नहीं बोलता सियाचिन पे लेके जाता है, फ्लाइट से लेके जाता है। ग्लेशियर में जहाँ जहाँ ऐसे जगह ड्यूटी करता है तो एयर से लेके जाता है, हेलीकॉप्टर से लेके जाता है। तो सबसे पहले जो है वो ना, मैं अभी दिल्ली से आ रहा था, तो अभी जो है कुछ मेरा जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी रिवील होगा। तो मैं बचपन से कविता लिखने का मेरा शौक़ है, तो पहले भी लिखता था, बचपन में भी लिखता था, अभी भी कभी कभी समय मिलता है तो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जब दिल्ली से लौट रहा था तो फ्लाइट में मैंने एक 2 लाइन का शायरी लिखा था जो ये क्लास के लिए बहुत रिलेवेंट है। तो मैं बोलता हूँ मैंने शायरी लिखा आप सबके लिए कि तू कश्ती संभाल, तू कश्ती संभाल, मैं तेरा बस्ती बसाऊंगा, और तू पंख दिखा, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। ठीक है, जो आज तक हम लोगों ने बहुतों लोगों में ये चीज़ किया है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को केवल अपना कश्ती संभालना है, और फिर बस्ती कैसे बसेगा और पंख कैसे उड़ेगा वो जो है हम अपने सेशन से, लर्न एंड अर्न सेशन से सिखाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है नो अबाउट द वर्ल्ड। सबसे पहले क्योंकि हम काम ही ऐसा कर रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया को हम इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हम पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहला जो है वो मैप पता होना चाहिए। तो हम पूरे जो है क्लासेस पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें वर्ल्ड के बारे में पता नहीं होता है। तो वर्ल्ड के बारे में जब हम पता करने जाते हैं तो कितनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। एक जो होता है वो होता है ज्योग्राफिकल फीचर्स, दूसरा होता है उसके फिजिकल्स होता है, तीसरा होता है वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ के कल्चर्स, हर एक चीज़ के बारे में जानने के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ छोटा सा चीज़ कि अगर हम लोगों को बचपन में ये पता हो जाता था कि हम लोग इस इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, तो हम लोग ज्योग्राफी इतना अच्छे से पढ़ते कि सब कुछ पता होता। ठीक है, लेकिन जैसा मैं पहले भी बोला हूँ और आज भी बोलता हूँ कि मुझे भारत के एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो बेसिकली गधा पैदा करता है, कुछ घोड़े पैदा करते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो उससे अच्छा चीज़ सीख नहीं पाता है। क्योंकि हमें बचपन से हमें जब मैथ नहीं आता है तो हमें फेल होना सीखना पड़ता है। हम जब फेल होते हैं तो पेरेंट्स से गाली सीखना पड़ता है, जब पेरेंट्स से गाली मिलता है तो समाज से गाली मिलता है, समाज से गाली मिलता है तो हमें बचपन से जो है वो सबसे पहला डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमको लगता है कि हम तो दुनिया में बेकार आ गए।
हम ना मैथ में पास हो पा रहे हैं, ना साइंस में पास हो पा रहे हैं। बचता क्या है, 2-4 सब्जेक्ट बच जाता है। जैसे हमारे जीवन में हमारा हिंदी बहुत अच्छा था, लेकिन कौन बोलता है कि तुम हिंदी में अच्छा करो? बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। कभी हमारा जो है वो फेल वाला लेके आऊँगा, मैं दिखाऊंगा कि कैसे फेल होते थे और कितने गंदे गंदे कमेंट्स लिखे जाते थे। योर चाइल्ड नीड टू डू दिस, योर चाइल्ड नीड टू लर्न दिस। क्योंकि हम लोग को सिखाया गया कि हमारा 5 सब्जेक्ट जो है वही हमारा जिंदगी बनाता है, बट ऐसा है नहीं। जब अपना देश तब अच्छा बनेगा जब एटलीस्ट क्लास 5, 6, 7 के बाद जो है हर एक बच्चों को अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। कि मुझे अगर मैं हिंदी में अच्छा हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, मैं साइंस में अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, और 5 सब्जेक्ट नहीं, कम से कम देश में 100 सब्जेक्ट होने चाहिए। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ तो मेरा क्रिकेट ही मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं फुटबॉल में अच्छा हूँ तो फुटबॉल ही मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं किसी खेल में अच्छा हूँ तो वो मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं कविता अच्छा, हिंदी अच्छा बोलता हूँ तो मुझे हिंदी मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी सब मेरे लिए गौन होना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद, तो एक समय कब होता है, 10th जाते जाते तो सब खत्म हो जाता है। कितने की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कितने बेचारे 3-4 बार फेल हो जाते हैं, फिर वो आगे ना कहीं नौकरी के लिए सोच पाते हैं, कितने का लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। और उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार है हमारा कमल सर, काट दो, एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं क्यों बोल गया, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो आज क्योंकि ज्योग्राफी का टच कर रहा हूँ, तो हमारे टीचर हुआ करते थे मिस लेट, क्योंकि अब वो नहीं रहे, A.K. साहा सर, हम लोग को हमारे ज्योग्राफी टीचर होते थे। ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर फाउंड। लेकिन हम लोगों को उस समय हर एक सब्जेक्ट पढ़ने का तो कहीं पे किसी को ये नहीं है। सिविक्स पढ़ना है, सोशल साइंस, 3 चैप्टर एक में घुसेड़ देते हैं। ज्योग्राफी भी घुसेड़ दिया, सिविक्स भी घुसेड़ दिया, इकोनॉमिक्स भी डाल दिया, हिस्ट्री भी डाल दिया। ये देखो, ये है। अरे मेरा ज्योग्राफी अच्छा है, बाकी 3 तो मैं गया हुआ हूँ, तो तू फेलियर है। तो इसी कारण से जो है शॉर्ट में मेरे को हमारे एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा सा बहुत ही 36 का आंकड़ा है, मुझे नहीं पसंद है। ठीक है, और अच्छा हुआ कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। तो ये जो है अब मैं तुमको बताता हूँ कि सर के बारे में मैं क्यों बताया, क्योंकि ही इज़ द ओनली टीचर आई हैव फाउंड। हर एक क्लास में वो सबसे पहले आते थे, और जिस दिन उनको इंडिया के बारे में पढ़ाना होता था तो पूरे बोर्ड पे इंडिया का मैप बना देते थे, और एग्जैक्ट एक सेम एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स। मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि 40 मिनट का तो क्लास होता है, तो कोई अगर ऐसा ऐसा करके बनाएगा तो सारा टाइम उसी में लगा जाएगा। विद इन सेकेंड एंड एकदम एक्यूरेट। इफ आई कैन टेल यू 90% मैच करता था। फिर जिस दिन उनको वर्ल्ड पढ़ाना रहता था, वो सबसे पहले आते थे और वर्ल्ड मैप बना देते थे। और वर्ल्ड मैप तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर कोई 30% भी बना दिया, 10% भी बना दिया ना, उसको भी सलाम है। अगर उसने दुनिया का पूरा मैप का 10% भी ड्रॉ करके एक आउटलाइन बता देता है, तो उसको भी बहुत बड़ा ये है। तो हम लोग पिछले क्लास को रिकैप करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जल्दी बताओ, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? नहीं, व्हाट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पढ़े थे। ठीक है, नीड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पढ़े थे, आयात निर्यात की जरूरत क्या है। कम्युनिकेशन पढ़े थे, वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और उसके बाद हम लास्ट में पढ़े थे इनकोटर्म, जो हमारे आयात निर्यात का लॉ ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर किसी को इनकोटर्म समझ में आ जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशंस कर लेता है। ठीक है, अब उससे हम लोग अगला चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ेंगे, अबाउट नो अबाउट द वर्ल्ड एंड सिंपल फ्रॉम द वर्ल्ड मैप, जो आज हर एक आदमी के हाथ में है। तुम्हारे पास गूगल है, ऐसा 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 उसको छोटा करो तो ऐसा वर्ल्ड मैप आ जाता है। तो एक गूगल ने एक मैप को देखकर पूरा दुनिया को हाथ में ला के दे दिया। पहले मैप देखने के लिए एटलस लेते थे, फिर एटलस खरीदते थे, फिर एटलस में पढ़ते थे। अभी भी वो स्कूल में मैं देखता हूँ वही प्रथा चलते आ रहा है। मेरा बेटा आज भी वो मैप लेके आता है स्टेशनरी से,
और मैप लाते हैं, फिर उसको मार्किंग करता है। मेरे को लगता है कि कितना आउटडेटेड हो गया है। इसीलिए मुझे एजुकेशन सिस्टम से नफरत है। हम पढ़ाते हैं लाखों रुपया देके, और मेरा बेटा आज भी वैसे ही करता है। वही मैप जो मैं लेके आता था 25 साल पहले, वो मैप जेरोक्स पेपर वाला, वो मैप वो भी आज भी उसी से पढ़ता है। तो टेक्नोलॉजी और इतना पैसा हम एजुकेशन सिस्टम को देते हैं, वो सब वही 25, 30 साल, 50 साल, 100 साल पुराना चीज़ें पढ़ाता है। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है यार। सबके मोबाइल में मैप है, टेक्नोलॉजी में मैप है, और अभी भी वैसे ही करा करा के। तो जब वैसे पढ़ाओगे तो तुम्हारा बच्चे का दिमाग भी वैसे ही होगा। तो हम बोलते हैं कि इंडिया में सब ऐसे ही है, तो इनोवेटर बनेंगे कहाँ से? उनको अभी भी वही चीज़ सिखाया जाएगा जो 50 साल पहले जो मैप में फिजिकल कराते थे, वो आज भी वैसे ही पढ़ाते हैं। तो चलो फिर हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं, और सबके मैप, सबका जो गूगल मैप में अब आप गूगल देख सकते हो। ठीक है, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। आज हम लोग थोड़ा सा अपने ट्रेड रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो आयात निर्यात चालू हुआ तो कैसे चालू हुआ, और हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो देखोगे कि हमारे देश का ये वाला जो हिस्सा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको ऐसे बांट दो, तो अप्रोक्सीमेटली जो है हम लोग मोर और लेस मोर देन 50% ऑफ द बॉर्डर लाइन जो है वो हम कोस्टल से घिरे हुए हैं। ठीक है, कोस्टल से घिरे हुए हैं। तो हमने जो पहले भी एक बार हम लोग पढ़ते थे कि जो भी सभ्यता, पहले की सभ्यता जो भी पानी के नजदीक होता था वो सबसे ज्यादा डेवलप होता था। तो बॉम्बे आने से पहले हम लोग को ये नहीं समझ में आता था कि हमारा बिहार क्यों अनडेवलप है और मुंबई इतना क्यों डेवलप है। तो बेसिक फिर नॉलेज में चले जाओ। पहले भी पढ़ा जाता था जितना नदी के किनारे जो शहर होते थे उनका उपजाऊ होते थे, उर्वरक शक्ति उनकी ज़्यादा होती थी, पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता था, एंड सी इज द चिपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जिस स्टेट को कोस्टल मिला, चाहे वो गुजरात से चालू होकर और ये वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाता है, वो सारे स्टेट अब इंडिया में देखो वो सबसे पहले डेवलप हुए, चाहे वो साउदर्न हो या वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो। और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो, क्योंकि ये सल्तनत है न्यू दिल्ली, तो पूरे इंडिया का जो कलेक्शन है वो कहाँ जाता है? सल्तनत के पास चला जाता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट और जितना गवर्नेंस है सब यहीं पे है। तो इससे ये एरिया डेवलप हुआ, क्योंकि सारा टैक्स कलेक्शन कहाँ जाता है? कमाता तो कोई और है, जाता कहाँ है? वो यहाँ जाता है। फिर ये क्या करता है? सबको बांटता है। तो सबको बांटता है तो ये डेवलप हो गया। अब देखो जो भी अंदर वाला स्टेट था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, ऐसे जैसे जैसे सब थे, इनको पहले बीमारू स्टेट बोला जाता था। बीमारू, बीमारू, इसको डिफाइन कर देता हूं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये स्टेट जो है भारत का बहुत ही पॉपुलेटेड स्टेट है, और ये बीमारू था क्योंकि इनको कोई देखने वाला नहीं था, ना इनको कोई पैसा देता था, ना इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे, ना इनके पास कोई फैक्ट्रीज होता था, और ना ही इनको जब पूरा जो इंडिया है, जब ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ 90s में, तो जब 90s में सब ग्लोबलाइज हो रहे थे, तो ये सब स्टेट जो है वो बेचारे अपने में अपने मर रहे थे। तो ना यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो यहाँ के लोग जो है वो थोड़े थोड़े पढ़ाई लिखाई करने लगे, फिर ये इधर उधर घिरने लगे। ठीक है, अब उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो जाएंगे। तो अभी समझ लो कि ये जो कोस्टल हमारा बना इंडिया का, अब इससे जो है कोस्टल रूट चालू हो गया और इंटरनेशनल रूट चालू हो गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल सी ट्रेड रूट चालू हो गया। ठीक है, तो जब सी ट्रेड रूट चालू हुआ तो तुमको अभी समझ में आ जाएगा कि वेस्ट से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो वेस्ट जो हम लोग जहाँ पे बैठे हुए मुंबई, ये सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। उसके बाद जो है ईस्ट से जो है वो, और वेस्ट से जो कनेक्टिविटी मिला वो सारे
जिसको बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मिला, और इसको जो है वो और इधर साउथ अमेरिका में मिला। इधर से जो है मैं डिटेल में बात करूंगा, यूरोप में एंट्री मिला, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर जो है वो यूएस में एंट्री मिला, फिर यहाँ से फिर जो है यूएस ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में एंट्री मिला। तो बेसिक आइडिया हमको जब सी रूट को समझना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें समझने के लिए हमें जो है वो वर्ल्ड को कुछ भाग में हम बांट देते हैं, और जब भी हम बांटेंगे तो हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बांटेंगे, इंडिया के संदर्भ में बांटेंगे, क्योंकि हमको ये हम पढ़ रहे हैं हम अपने को इम्प्रूव करने के लिए, जानने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे नॉलेज को बढ़ाएं तो हम अच्छे से काम कर सकें और हमको अच्छे से समझ में आ सके। तो हम जो है कुछ भी करेंगे वो भारत को लेके करेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो भारत का जो ट्रेड रूट है वो यहाँ से चालू हुआ। अब देखोगे तो इसको हम दो भाग में बांट देते हैं कि हमारे दाएं आधे इधर जाओ और आधे इधर आओ। तो एक हो गया इधर का भाग, एक हो गया इधर का भाग, ठीक है। और ये जो है ये कुछ लग गया है, तो ये जो है इसको जो है किधर भी जो है इधर से जाओ तुमको इधर से ही जाना पड़ेगा। तो बेसिक जो है इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, सो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। साउदर्न को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी इसी तरह में आ जाता है, तो ईस्ट और वेस्ट में बांट देते हैं। अब हम वर्ल्ड को जो है वो दो भाग में देखना चालू करो आज से मैप में, अपने दाएं और अपने बाएं। तो जब हम अपने दाएं देखते हैं, ठीक है, तो सॉरी अगर देश को ऐसा देखोगे तो बाएं और इधर दाएं, तो जब हम अपने बाएं देखेंगे तो ये सारा जो है हम लोग जो है फार ईस्ट कंट्री जिसे बोलते हैं ना, फार ईस्ट कंट्री, इसको ईस्टर्न साइड हम लोग बोल देते हैं। और जो है ये सारा कंट्री हमारे लेफ्ट साइड में आ जाता है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे इसको तो सर्कल करके मैपिंग बना देता हूँ। तो हमारे जब हम अपने लेफ्ट साइड मतलब इंडिया के ईस्ट से जब देखेंगे तो हमारा कनेक्टिविटी जो है वो ईस्टर्न साइड ऑफ द एशिया जो है वो हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज है इंडोनेशिया, फिलीपींस, और इसमें देखोगे कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और ये जो है अपना साउथ पैसिफिक आइलैंड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा आइलैंड्स है, देखो छोटे छोटे आइलैंड्स है, स्मॉल आइलैंड्स है। इसके बारे में भी जानना, क्योंकि हम जो है वो इन जनरल बड़े बड़े चीज़ों को जान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे सोलोमन आइलैंड या नाउरू है, बहुत सारा है, ठीक है, न्यू कैलिडोनिया है, वैनाताओ है, फिजी आइलैंड है। अब जब फिजी की बात हुई है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड कि जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिशर्स को बहुत सारे वर्कर चाहिए रहते थे। तो क्योंकि हर एक कंट्रीज में, मैं लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया था आयात निर्यात क्यों चालू हुआ, देयर वाज ए इम्बैलेंस ऑफ द अवेलेबिलिटीज। तो बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल था। अब फिजी को क्यों मैं टच कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो इंडिया और फिजी, तो फिजी में जब ब्रिटिशर्स थे तो फिजी में गन्ना बहुत अच्छा पाया जाता था, शुगर केन, और शुगर केन से चीनी बनाने का जो फार्मूला था वो उनके पास था, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुगर केन पाया जाएगा तो उपजाने के लिए कुछ लेबर तो चाहिए। तो वो जो लेबर है उस समय से यही बीमारू स्टेट बिहार से पकड़ के इन लोगों ने यहाँ से जगह लेके गए, बहुत सारे लेबर लेके गए, और वो सारे लेबर को फिजी में जाके डाल दिए, ठीक है। तो इन जनरल जो है क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट जो काम करता है ना उसका एक कुछ रीजन होता है। अब ये जो स्टेट थे इनके पास एबिलिटीज नहीं था, तो यहाँ के जो लोग होते थे ना वो बहुत मेहनती होते थे, उनको मेहनत करने की आदत होती थी। तो जब ब्रिटिशर्स को भी लेबर की जरूरत पड़ा तो उनको पता था कि ये जो सेंट्रल इंडिया वाले जो ये सब जो है ना ये लोग बहुत लेबोरियस है। तो बिहार वन ऑफ द स्टेट था उस टाइम पे, एग्रीकल्चर भी अच्छा था वहाँ पे। तो यहाँ से और आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि कुछ स्टेट के लिए ब्रिटिशर्स ने भी जब टैक्स सिस्टम बनाया था तो जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे थे ना वहाँ से ना टैक्स सिस्टम भी अलग था, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, क्योंकि पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशंस नहीं थे ना, तो टैक्स कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से आता था। तो ये लोगों ने बिहार से बहुत सारे लेबर को उठा के इधर फिजी में डाल दिया,
एंड फिजी बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड मैप जहां पे एक इंडियन ओरिजिन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उसके बाद बाकी पॉलिटिक्स में बहुत जगह पे आए, बट दिस इज द फर्स्ट कंट्री जहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना था फिजी का। फिर जैसे जैसे लेबर हुआ, जनरेशन बाय जनरेशन उन लोगों ने वहाँ मेहनत किया, तो फिर उनके लाइफ अच्छे हो गए, वो लोग यहीं पे सेटल हो गए। यहाँ पे बहुत सारे कुमार पाए जाते हैं, जैसे हम लोग संतोष कुमार, प्रीतम कुमार, ये वो, तो फिजी में भी बहुत सारे कुमार पाए जाते हैं। भोजपुरी सेकंड नेशनल लैंग्वेज है। भोजपुरी यहाँ का सेकंड लैंग्वेज है। फिर जब मैं दूसरे साइड आऊँगा तो बताऊँगा। यहाँ पे फिर ऐसे पाए गए, तो इस तरह से यहाँ पे बिहार के लोग गए वहाँ पे, और आज वो लोग अच्छे अच्छे जगह पे वहाँ पे मेहनत करके कर रहे हैं। तो बैक ऑफ द फैक्ट क्या है, क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये जब यहाँ से माइग्रेट हुए तो कल्चरल माइग्रेट हुआ, तो उनकी खाने की हैबिट, दुनियादारी, अब वो सब तो नेचुरल रह जाता है ना। साउथ इंडियन इंडिया इधर आ जाते हैं तो तब भी खाते तो वही है। तो वैसे ही जब बिहार के लोग वहाँ पे जाएंगे तो खाना तो अपने हिसाब से खाएंगे, या उनका जो कल्चर है वो लेके जाएंगे। तो इसके कारण से भी आयात निर्यात चालू हो जाता है, ट्रेड रूट बन गया। तो क्या बन गया, ट्रेड रूट बन गया। तो अब समझो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वहाँ का लोग कैसे हैं। तो आयात निर्यात जो है वो कितने चीज़ों पे डिपेंड कर जाता है, वहाँ के फिजिकल स्ट्रक्चर पे हो गया, वहाँ पे ट्रेड रूट्स पे हो गया, वहाँ के लोगों पे हो गया, वहाँ पे लाइफ स्टाइल पे हो गया, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जाते हैं। तो ये समझ लिया ईस्ट से हम लोग कैसे यहाँ पे ये सब रूट्स में क्यों ये ट्रेड रूट चालू हुआ। तो ईस्ट से और वेस्ट से, तो वेस्ट से भी जो जाना रहता है वो ऐसे घूम के जाता है, ठीक है, और ईस्ट वाले भी ऐसे चले जाते हैं। हब ट्रांसशिपमेंट बनाया गया, मैं बाद में आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे शिपिंग कैसे मूव होता है, उसका अगले चैप्टर्स में जाएंगे। आज हम लोग इतना ही समझ लें कि हमारे कंट्रीज कौन से हैं। तो आज के बाद जब भी हम बात करेंगे, मैप देखेंगे, तो हमेशा जो है वो वर्ल्ड को अच्छे तरह से जानने की कोशिश करेंगे। जब डॉक्यूमेंटेशन टीम जब डॉक्यूमेंट बनाएगा, तो जब तुम्हारे पास पोर्ट आता है, ट्राई टू नो अबाउट द पोर्ट। तुमको आँख में दिखना चाहिए, अच्छा मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया, पापा न्यूगिनिया पोर्ट ले का आ गया, पोर्ट मॉरिसबे का आ गया, देन यू शुड बी नोइंग कि ये पोर्ट मॉरिसबे कहाँ पे है वर्ल्ड मैप पे। तो ये साइड का समझ में आ गया। और जो सबसे देखो अच्छा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड विद अ वेरी लेस पॉपुलेशन इज ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी बोलते हैं ना कि पॉपुलेशन में कम होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो जो कम पॉपुलेशन वाले कंट्री है, देखो कितने आराम से जी रहे हैं, उनके इनकम कितने अच्छे हैं, उनके पढ़ाई का सिस्टम कितना अच्छा है। क्यों, क्योंकि प्रेशर्स नहीं है। जब परिवार में भी छोटे कम लोग होते हैं तो देखो उनको आगे करने में, अच्छा पढ़ाई दिलाने में, कहीं बाहर भेजने में कितना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ जो है, ये सारा चीज़ जो है कभी कभी हमारे लिए दुखी है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है वो बहुत प्रेशर में है। लेकिन जो कंट्रीज़ के पास कम पॉपुलेशन होता है, उनके लोगों के पास अवेलेबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं, इनके पास लैंड बहुत है, एरियाज़ बहुत है, तो ये लोग बहुत ही बिखरे हुए रहते हैं। और इसको भी जो है बहुत सारा पोर्ट मिला हुआ है, ट्रेड रूट इनके पास भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो तुम्हारे बस जनरल में हम लोग हैंडल कर जाते हैं कि यूरोप, इंडिया से ये साइड में हम लोग देखते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो कवर होता है। समझ में आ गया। अब जब ट्रेड रूट जाएगा, वो ईस्ट वाला भी जो, वेस्ट वाला भी जो शिप है वो ऐसे ही जाएगा। ईस्ट वाला तो ऐसा जाएगा ही, वेस्ट वाला भी ऐसे ही जाएगा। समझ में आ गया कैसे जाएगा शिप वगैरह, रूट्स में कैसे जाएगा। ये देखो यहाँ पे बना के भी दिखाया हुआ है कुछ कुछ रूट्स, तो उसके हिसाब से देख लिए। अब हम लोग जो है इसमें से जो हम लोग जो करते हैं उसकी बात कर ले। अभी हम लोगों ने रशिया चालू किया, कितना सारा प्रॉब्लम हुआ। रशिया कैसे गया, हमारा रशिया गया व्लादिवोस्टॉक से। व्लादिवोस्टॉक किधर है, वो भी रशिया जो है वो ईस्ट और वेस्ट से है, तो उसको ईस्ट से एंट्री मिलता है, ठीक है। तो ईस्ट में जाना था, तो वो क्या किया, निम्बो गया, चाइना में गया। कहाँ गया था, चाइना गया था। चाइना में निम्बो गया, यहाँ पे गया, और यहाँ से ट्रांसशिपमेंट होके फिर आगे गया, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे कैसे कैसे ट्रांसशिपमेंट वर्क करता है। तो किसी को भी जाना रहता है तो
क्योंकि बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स है, छोटा छोटा कंट्रीज है, तो बड़ा बड़ा शिप नहीं जा सकता है, तो क्या करता है वो लोग छोटे छोटे एक मेन पोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ से सब डिवाइड होगा, वहाँ पे सब एक जगह पे कंसोलिडेट करेगा, फिर कंटेनर्स डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये ब्रीफ में हम बता देते हैं, बाकी हम लोग डेप्थ में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सब जो आइलैंड्स हैं ये सब भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी कोई आएगा, कितने सारे आइलैंड है, कितने सारे कंट्रीज है, तो हमारा ईस्टर्न साइड ऑफ द ट्रेड ये सारा हो गया। Thank you for watching. Don't forget to visit www.contaco.in.